हाय एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार। और यहाँ हम बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और आज हमारा टॉपिक चल रहा है बायोलॉजिकल रोल ऑफ डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, बायोलॉजिकल रोल ऑफ डीएनए एंड आरएनए। बायोलॉजिकल रोल ऑफ डीएनए एंड आरएनए। बायोलॉजिकल रोल्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, तो बायोलॉजिकल रोल्स डीएनए और आरएनए के क्या होते हैं। ठीक है, तो डीएनए और आरएनए के सिग्निफिकेंट बायोलॉजिकल रोल्स हैं। ठीक है, क्या क्या हैं? रेप्लिकेशन है और प्रोटीन सिंथेसिस है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ये क्या क्या होते हैं? तो पहला देख लेते हैं, अपना पहले लिख लेते हैं कि जो डीएनए और आरएनए है प्ले डीएनए एंड आरएनए प्ले significant biological roles। ठीक है, एज कौन कौन से हैं? एक तो ये कर सकता है, क्या क्या कर सकता है? रेप्लिकेशन। ठीक है, रेप्लिकेशन। एंड सेकंड क्या कर सकता है? प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि वो भी किसके थ्रू होगा? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन होगा पहले, एंड क्या होगा? ट्रांसलेशन। ठीक है, तो कैसे कैसे रोल प्ले करता है? रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ठीक है, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ठीक है, अब ये रेप्लिकेशन क्या होता है? तो फर्स्ट बायोलॉजिकल रोल आप डालिए रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन क्या होता है? आप सभी को पता है डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। उसका काम क्या होता है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को परफॉर्म करना, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन परफॉर्म करना। ठीक है, अब क्या होगा? जो डीएनए है, डीएनए में 2 स्ट्रैंड होते हैं। अगर एक स्ट्रैंड डिस्ट्रॉयड हो जाए तो ये क्या करता है? अपनी कार्बन कॉपी बना लेता है, अपनी स्ट्रैंड को जनरेट कर लेता है, रीजनरेट कर लेता है, या फिर कह सकते हो कि अपनी कॉपी बना लेता है सेम। ठीक है, कार्बन कॉपी एग्जैक्ट बना लेता है, तो इसी को बोलते हैं हम रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन। तो आप पहले लिख सकते हो डीएनए के बारे में कि डीएनए प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। यहाँ पे आप लिख सकते हो डीएनए प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है और ये क्या करता है? डीएनए कैरियर्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन। क्या करता है ये? जेनेटिक इंफॉर्मेशंस का आवागमन कर, मतलब इधर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इंफॉर्मेशन भेजता है। तो डीएनए कैरियर्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्या करता है डीएनए? डीएनए करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इंफॉर्मेशन भेजता है। तो डीएनए कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। कैरियर्स ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ऑफ रह गया। डीएनए कैरियर्स ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, एक उससे दूसरे उसमें करता है। तो अब क्या है? डीएनए क्या करता है कि अगर इसका स्ट्रैंड डिस्ट्रॉयड हो जाए वन, तो ठीक है, तो ये क्या करता है? उसे रीजनरेट कर लेता है। तो आप लिख सकते हो कि डीएनए कैन प्रोड्यूस अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ। लिख सकते हो डीएनए कैन प्रोड्यूस अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ। तो ये क्या करता है? डीएनए कैन प्रोड्यूस अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ। अपनी कॉपी खुद बना लेता है। ठीक है, क्या कर लेता है? खुद बना लेता है। तो इसे क्या बोलते हैं? डीएनए कैन प्रोड्यूस अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ एंड द एबिलिटी
and the process of to produce its carbon copy itself is known as क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन क्या होता है? रेप्लिकेशन मतलब डीएनए क्या कर सकता है? प्रोड्यूस कर सकता है अपनी कॉपी खुद से। तो इस प्रोसेस को द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूस इट्स कार्बन कॉपी इटसेल्फ, इसके द्वारा इसकी कार्बन कॉपी खुद से प्रोड्यूस करना ही क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन कहलाता है। ठीक है, रेप्लिकेशन। ये जो रेप्लिक वर्ड है, रेप्ली मतलब होता है कार्बन कॉपी, रेप्लिक मतलब होता है कार्बन कॉपी। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि जो रेप्लिक वर्ड है वो किसको डिनोट कर रहा है? कार्बन कॉपी को। ठीक है, कार्बन कॉपी को। तो कार्बन कॉपी खुद से बना लेता है, इसीलिए हम यहाँ से वर्ड आया है रेप्लिकेशन। और ये कैसे करता है? रेप्लिकेशन है तो रेप्लिकेशन है क्या करेगा? इफ वन स्ट्रैंड या चैन क्या हो जाती है? डिस्ट्रॉयड हो जाती है। इफ वन स्ट्रैंड और चैन ऑफ डीएनए, if one strand or chain of DNA has been destroyed, अगर एक जो स्टैंड है या चैन है वो क्या हो जाती है? has been destroyed, तो क्या करता है? then other chain और strand क्या करते हैं? दूसरे चैन और स्ट्रैंड क्या करते हैं? अगर डीएनए की स्ट्रैंड या चैन क्या हो जाए? हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड, देन क्या करेंगे? अदर चैन और स्ट्रैंड क्या करेंगे? वो फिर से इसको रीजनरेट कर लेंगे। ठीक है, विल रीजनरेट इट, तो इसको क्या कर लेंगे? दोबारा से बना लेंगे। ठीक है, दोबारा से बना लेंगे इसको। तो इसको ही क्या बोलेंगे? और इस नेचर को ही क्या बोलते हैं हम? इसके रेप्लिकेशन। अगर इस वन स्ट्रैंड या चैन डीएनए का डिस्ट्रॉयड हो जाए तो दूसरी चैन और स्ट्रैंड क्या करेंगे? वो इसको रीजनरेट कर लेंगे। इसका मतलब है कि जो डीएनए है वो कैसा है? डीएनए कैसा है? रेप्लिक है, रेप्लिकेशन प्रॉपर्टी शो करता है, यानी कि उसके पास एबिलिटी है क्या? रेप्लिकेशन, या इसको एक और नाम कहते हैं डुप्लीकेशन। रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन मतलब अपना डुप्लीकेट बना लेता है। ठीक है, रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन। सो यहाँ पे आप लिख सकते हो, सो डीएनए हैज़ द ability of रेप्लिकेशन, या इसको क्या बोल सकते हो? डुप्लीकेशन। ठीक है, डुप्लीकेशन, अपना डुप्लीकेट बना लेता है। ठीक है, अपना डुप्लीकेट बना लेता है। चलिए, तो ये तो हम पढ़ रहे हैं अभी रेप्लिकेशन के बारे में। तो रेप्लिकेशन हो गया, एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर देखते हैं कैसे बनाता है ये। चलिए, तो रेप्लिकेशन तो समझ आ गया कि वर्ड रेप्लिकेशन होता क्या है। रेप्लिकेशन का मतलब क्या है? यानी कि डीएनए का खुद अपनी कार्बन कॉपी प्रोड्यूस करना, अपनी कार्बन कॉपी बना लेना, या अगर स्ट्रैंड डिस्ट्रॉयड हो जाए, चैन डिस्ट्रॉयड हो जाए तो बना लेना अपने जैसी सेम, तो उसे ही बोलते हैं हम रेप्लिकेशन। अब इसको देखते हैं कि कैसे होता है ये रेप्लिकेशन। तो कैसे करेंगे? देखिए लिख सकते हो कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, हमने डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर देखी थी। डबल हेलिकल
स्ट्रक्चर, और इसी को ही क्या बोला था, वॉटसन और क्रिक ने दी थी, तो हमने वॉटसन क्रिक स्ट्रक्चर भी बोला था, वॉटसन एंड क्रिक स्ट्रक्चर, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर और वॉटसन एंड क्रिक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए explains the phenomena of, किसका फिनोमेना एक्सप्लेन करता है ये, रेप्लिकेशन का, ठीक है, रेप्लिकेशन एज, कैसे अभी देखेंगे। जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए की, या जिसे हम वॉटसन क्रिक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, वो कैसे एक्सप्लेन करता है रेप्लिकेशन को, ठीक है। तो रेप्लिकेशन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, जो आपकी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए की, वो क्या होगी, सेपरेट हो जाएगी, ठीक है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर सेपरेट हो जाएगी, यानी कि उसकी जो एक स्ट्रैंड है वो डिस्ट्रॉयड होगी, सपोज करिए, तो क्या होगा, वो दो स्ट्रैंड में पहले तो सेपरेट हो गई डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, और क्या हो गई, दो स्ट्रैंड बन गए, ठीक है। दोनों स्ट्रैंड क्या करेंगे, वो जो आपके फ्री न्यूक्लियोटाइड्स मिलेंगे उन्हें, ठीक है, जो फ्री एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, उनके आसपास जो प्रेजेंट होंगे न्यूक्लियोटाइड्स फ्री फॉर्म में, उनसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद जो न्यूक्लियोटाइड्स बन जाएंगे, उनके बीच क्या होगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, जिसकी वजह से आपको क्या मिल जाएगा, डीएनए की कॉपी मिल जाएगी। जो आपका डीएनए था सेम वही डीएनए मिल जाएगा, ठीक है, डीएनए की कॉपी मिल जाएगी, यही होता है आपका रेप्लिकेशन। तो चलिए इसे करते हैं, कैसे होगा। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए देखा था हमने, उसे हम शॉर्ट में ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे एडेनाइन जो था आपका, एडेनाइन जुड़ा था आपका, जो आपका एडेनाइन था वो जुड़ा था आपका थायमिन से, ठीक है। जो एडेनाइन था आपका वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ा था थायमिन से, और थायमिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एडेनाइन से, ठीक है। और फिर ग्वानिन जुड़ा था आपका साइटोसिन से, और साइटोसिन जुड़ा था आपका ग्वानिन से, ठीक है। इसी तरह साइटोसिन जुड़ा था आपका ग्वानिन से, और बॉन्डिंग कितनी हुई थी, जो एडेनाइन है और थायमिन है उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड कितने बने थे, 2, और ग्वानिन और साइटोसिन में कितने बने हैं, 3। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपकी बुक में दिया हुआ है कि जो एडेनिन और थायमिन के बीच में कितनी हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहे हैं, तो 2, और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में कितने हो रहे हैं, 3, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये आपकी है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ये डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। अब क्या होगा, ये सेपरेट हो जाएगी, ठीक है, सेपरेट क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी, और क्या बना लेगी, देखो, और क्या बनाएगी ये, देखो एक बार, ठीक है, एक बनाएगी आपकी, एक स्टैंड तो ये वो हो गई ए, सी और जी, ये वाला, ठीक है। एक स्टैंड आपका ये हो जाएगा फर्स्ट वाला, ए, टी, जी, सी, मतलब सबसे पहले आपकी जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर थी वो ब्रेक डाउन हो गई, बीच से टूट गई, ये वाला आपका ऊपर हो गया, ये वाला आपका नीचे, स्ट्रैंड है, दो स्ट्रैंड में डिवाइड हो गई है। अब क्या होगा, दोनों स्ट्रैंड में डिवाइड हो गई है, अब यहाँ पे होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ फ्री न्यूक्लियोटाइड्स, यहाँ पे होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ फ्री न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। दोनों के बीच में क्या होगी, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और फ्री न्यूक्लियोटाइड्स के साथ, वो भी किसके साथ होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फ्री न्यूक्लियोटाइड्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद फ्री न्यूक्लियोटाइड्स। मतलब पहले तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन हुई, 2 स्ट्रैंड में टूट गई, फिर क्या होगा, ये दोनों क्या करेंगे, ये अपने जो अकॉर्डिंग कोई फ्री न्यूक्लियोटाइड्स होगा उनसे जुड़ेंगे सब, और ये अलग जुड़ेंगे, ठीक है। और किससे जुड़ेंगे, न्यूक्लियोटाइड से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, किससे जुड़ेंगे, न्यूक्लियोटाइड से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, ठीक है। तो ये वाला क्या बन जाएगा आपका, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद एडिनोसिन, इससे आके जुड़ा है यहाँ पे एडिनोसिन, वो सॉरी एडेनाइन, और आपका एडेनाइन से जुड़ेगा थायामीन, फिर यहाँ पे साइटोसिन, साइटोसिन से आके कौन जुड़ेगा, ग्वानिन,
एक रह गया आपका ग्वानिन, ग्वानिन से आगे कौन जुड़ेगा, साइटोसिन, ठीक है। चलिए इसी तरह नीचे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे एडेनिन है, इससे आगे कौन जुड़ेगा आपका, थायामीन, थायामीन है, उससे आगे जुड़ेगा आपका सॉरी कैसे हो गया, ये आपका एडेनिन है, यहाँ पे होगा फिर ये है आपका थायामीन, इससे आगे जुड़ेगा आपका एडेनिन, ठीक है। फिर है आपका जी, इससे आगे जुड़ेगा आपका साइटोसिन, और आपका है यहाँ पे साइटोसिन, इससे आगे जुड़ेगा आपका ग्वानिन, ठीक है। इस तरह से आपके दोनों क्या हो गई है, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स, फ्री न्यूक्लियोटाइड्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई है। उसके बाद यहाँ पे होगा फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, ठीक है, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज होगा यहाँ पे। यहाँ पे बीच में क्या होगा, डाइएस्टर लिंकेज, ठीक है। फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज होता है, आपको पता है न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं आपके पास, दो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, तो दोनों किससे जुड़े होते हैं, फॉस्फोडाई लिंकेज, डाइएस्टर लिंकेज। अच्छा फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज क्या होता है, तो वो लिंकेज होता है ऐसे, फॉस्फोरिक एसिड होता है आपका इस तरह से, ये होता है आपका फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। और फॉस्फोरिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है, डीएनए में और आरएनए में, दोनों में प्रेजेंट होता है फॉस्फोरिक एसिड, तो ये आपका फॉस्फोरिक एसिड है। आपको पता है ये क्या होगा, यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड क्या करेगा बच्चों, तो ये फॉस्फोडाइएस्टर कैसे आता है, देखो फॉस्फोरिक एसिड होता है ये H3PO4, ये होता है फॉस्फोरिक एसिड की स्ट्रक्चर। तो ये क्या करता है, दोनों साइड से दो बॉन्ड बनाता है ना। एक साइड आपने देखा होगा जब ये आपका कोई शुगर है, सपोज करिए आपका शुगर है, यहाँ पे कोई आपका नाइट्रोजनस बेस आके जुड़ता है, ठीक है, और इधर होता है आपका क्या, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। तो ये वाला एक लिंकेज यहाँ होता है। इसी तरह अगर आप दूसरे का देखोगे, ये आ गई शुगर, दूसरा न्यूक्लियोटाइड्स, ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड हो गया। तो ये वाला जो ये वाला होता है फॉस्फोरिक एसिड, ये इससे इसके 5th कार्बन से भी अटैच होता है और इसके 3rd कार्बन से भी अटैच होता है। आपने देखा था, मैंने आपको बना के दिखाया था न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखो H3PO4 में, तो ये आपका O तो ऐसे ही रहने दीजिए, O रहने दो, इधर रखना OH, इधर OH, इधर OH और इधर आपका आ गया O, ठीक है। तो ये वाला जो एक OH है, सपोज करिए यहाँ रखा है, ठीक है, इसके ये वाला, तो ये वाला एक जो है OH, इसके H से जाके वाटर रिलीज कर लेगा यहाँ से, जो H होगा, ठीक है। यहाँ से आपका एस्टर बॉन्ड एक तो यहाँ से बनेगा और एक इधर से बनेगा, तो ये दोनों रिमूव हो जाएंगे, यहाँ पे O रह जाएगा, उससे बॉन्ड से जुड़ जाएगा वो, तो ये होगा 2 एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो इसलिए यहाँ पे डाइएस्टर लगाया है, एक रह जाता है, अगर ये भी हट जाता तो यहाँ होता फॉस्फो ट्राइएस्टर लिंकेज। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 बॉन्ड होते हैं, ये वाला और ये वाला नीचे वाला इसका फ्री रहता है फॉस्फोरिक एसिड का, तो इसलिए यहाँ पे फॉस्फो डाइएस्टर लिंकेज होता है, फॉस्फो ट्राइएस्टर लिंकेज नहीं होता है, ठीक है, या फॉस्फो एस्टर लिंकेज नहीं होता, फॉस्फो डाइएस्टर लिंकेज होता है, क्योंकि ये दो पोजीशन से जुड़ा होता है, पहले न्यूक्लियोटाइड्स के जो होता है उसके 5th कार्बन से और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के 3rd कार्बन से, इसलिए फॉस्फो डाइएस्टर लिंकेज होता है। तो अब फॉस्फो डाइएस्टर लिंकेज के बाद बन जाएगा ये आपका डीएनए एज इट इज जैसे था, ठीक है। एडिनाइन जुड़ा आपका थायमिन से, थायमिन जुड़ा आपका एडिनाइन से, ग्वानिन जुड़ा आपका साइटोसिन से, और साइटोसिन जुड़ा आपका ग्वानिन से, ठीक है। इसी तरह आपका ये है थायमिन जुड़ा आपका एडिनाइन से, और एडिनाइन जुड़ा आपका थायमिन से, और साइटोसिन जुड़ा आपका ग्वानिन से, और ग्वानिन जुड़ा आपका साइटोसिन से। बन गया आपका डीएनए। तो यही है आपका रेप्लिकेशन। देखो जैसा था वैसे ही हमें मिल गया है, जैसा था हमें वैसा ही मिल गया है। तो ये क्या है आपका रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। ये रिप्रेजेंटेशन किसकी है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए की, ठीक है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। अगर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए आए, शॉर्ट नोट भी आता है तो आप दे सकते हैं, कुछ पॉइंट जो पहले लिखवाए थे और कुछ ये स्ट्रक्चर के थ्रू बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ठीक है। ये इसमें क्या था, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर थी, पहले डबल हेलिकल स्ट्रक्चर टूट जाती है 2 स्ट्रैंड्स में, एक स्ट्रैंड ऊपर एक नीचे, फिर क्या होता है दोनों स्ट्रैंड्स में क्या होता है, जो भी आपके न्यूक्लियोटाइड्स हैं फ्री,
वो उनसे बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद आपका ये बनेगा और उसके बाद आपकी यहाँ पे होगी फॉर्मेशन, न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में होगी आपकी डाइएस्टर की फॉर्मेशन, फोस्फोडाइएस्टर लिंकेज होगी, तो वहाँ पे क्या होगा आपका डीएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा, डीएनए की कार्बन कॉपी बन जाएगी। तो इसे बोलते हैं हम रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, डीएनए की रेप्लिकेशन एक बार नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। अब देखते हैं, रेप्लिकेशन हमने देख लिया, लेकिन एक साइंटिस्ट हुए हैं डेलब्रक ने बताया कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो 3 तरह से होता है। कैसे होता है? 3 स्टेप में होता है। कैसे? ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेलब्रक, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कैन बी इन 3 ways। जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो कितनी तरह से हो सकता है? 3 तरह से हो सकता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेलब्रक रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कैन बी इन 3 ways। कितनी तरह में हो सकता है? 3 तरह में। कैसे? फर्स्ट है आपका सेमी कंजर्वेटिव, ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव। सेकंड है आपका सेमी कंजर्वेटिव एंड सेकंड है आपका कंजर्वेटिव एंड थर्ड है आपका डिस्पर्सिव। ठीक है, डिस्पर्सिव। पहला है आपका सेमी कंजर्वेटिव और दूसरा है आपका कंजर्वेटिव और तीसरा है आपका डिस्पर्सिव। ठीक है, तो सेमी कंजर्वेटिव क्या होता है? सेमी कंजर्वेटिव होता है, इसमें क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, जो सेमी कंजर्वेटिव है, जो अभी हमने पढ़ा रेप्लिकेशन डबल हेलिकल स्ट्रक्चर या वाटसन क्रिक मेथड से, वही आपका सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन में आता है। कैसे? पहले क्या होगा, जो आपका डीएनए था वो टूट जाएगा, उसकी जो 2 स्ट्रैंड थी वो सेपरेट हो जाएंगी। तो आपका पहले स्टेप में क्या होगा, इसमें लिख सकते हो, इन दिस रेप्लिकेशन, इस तरह के रेप्लिकेशन में क्या होगा, इन दिस रेप्लिकेशन, इन दिस लिखो या फिर ऐसे भी मत लिखो, बस पता है इसमें क्या होगा। फर्स्टली तो क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, जो 2 स्ट्रैंड है, किसके, 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए सेपरेटेड, जो डीएनए के 2 स्ट्रैंड है वो सेपरेट हो जाएंगे। देन attaches with free nucleotides by hydrogen bonding। सबसे पहले सेमी कंजर्वेटिव में क्या होगा, जो अभी देखा था दोनों स्ट्रैंड से सेपरेट हो गए थे, फिर क्या हुआ था, उन्होंने फ्री जो आपके न्यूक्लियोटाइड्स थे उनसे अटैच हुए थे बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू अटैच हुए थे वो, और फिर उन्होंने क्या किया था, ईच चैन ऑफ डीएनए डबल हेलिकल एक्ट्स एज टेम्पलेट ऑन विच इट्स कॉम्प्लीमेंट्री चैन इज डेवलप्ड। और फिर उसके बाद क्या हुआ था, उनकी कॉम्प्लीमेंट्री चैन डेवलप्ड हो गई थी। and then developed complementary chain। क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री चैन बना लेंगे, और इसी मेथड को क्या कहते हैं, एंड दिस मेथड ऑफ रेप्लिकेशन this method of replication is known as semi
कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव, इसमें क्या होता है, आपका जो डीएनए की इंफॉर्मेशन है वो पेरेंट से चाइल्ड में जाती है, यानी कि वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती है। तो क्या होगा, अगर आपका डीएनए स्ट्रैंड टूट गया है, सेपरेट हो गया है, तो वो क्या होगा, फिर से क्या होगा, रीजनरेट हो जाएगा। रीजनरेट होके क्या बना लेगा, अपनी सेम कॉम्प्लीमेंट्री चेन बना लेगा, यानी कि अपनी कार्बन कॉपी बना लेगा, अपना क्या कर लेगा, रैप्लिक हो जाएगा, यानी कि कार्बन कॉपी बना लेगा, जिससे क्या होगा, जो आप पेरेंट्स का जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन थी वो चाइल्ड में भी जाएगा, यानी कि वन जनरेशन से सेकेंड जनरेशन में भी जाएंगी। तो इसे बोलते हैं हम रेप्लिकेशन, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। अब कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन क्या है, तो कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन में क्या होगा, जो डीएनए की स्ट्रैंड है वो सेपरेट नहीं होंगी, वो क्या बनाएंगी, बट नई कॉपी बनाएंगी, ठीक है। इसमें क्या होगा, आप लिख सकते हो, इसमें क्या होगा, जो आपके टू स्ट्रैंड्स हैं, ठीक है, टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए डू नॉट सेपरेट, वो सेपरेट नहीं होते हैं, बट क्या करेंगे वो, बट फॉर्म अ न्यू कॉपी फ्रॉम ओल्ड वन। इसमें क्या है, जो आपकी दो स्ट्रैंड है उन्हें सेपरेट होने के लिए ज़रूरत नहीं है, जो आपका डीएनए है ओल्ड, उसी से आपका नया डीएनए बन जाएगा, उसी की आप कॉपी करा सकते हैं, कॉपी हो जाएगी, ठीक है, डीएनए की कॉपी हो जाएगी। टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए डू नॉट सेपरेट, वो सेपरेट नहीं होते हैं, बट फॉर्म अ न्यू कॉपी, वो क्या करेंगे, एक नई कॉपी बनाएंगे फ्रॉम ओल्ड वन, जो आपका पुराना डीएनए उसी से एक और नई कॉपी बन जाएगी, ठीक है, डीएनए की नई कॉपी बन जाएगी। और अब डिस्पर्सिव है, डिस्पर्सिव में क्या होगा, जो डीएनए मॉलिक्यूल्स है वो क्या करेगा, बहुत सारे पार्ट्स में टूट जाएगा, ठीक है, बहुत सारे पार्ट्स में टूट जाएगा। अब इसमें डिस्पर्सिव में यही है, क्या करेगा, ये ब्रेक डाउन हो जाएंगे, जो आपका डीएनए मॉलिक्यूल है, डीएनए मॉलिक्यूल ब्रेक्स डाउन इनटू अ नंबर ऑफ पीसेस, मतलब बहुत सारे पीसेस में टूट जाएगा वो, ठीक है, बहुत सारे पीसेस में, जो डीएनए मॉलिक्यूल से ब्रेक डाउन हो जाएगा बहुत सारे पीसेस में, एंड फॉर्म अ न्यू डीएनए मॉलिक्यूल, और एक नया ही डीएनए मॉलिक्यूल बना लेगा, ठीक है, जो आपका डीएनए मॉलिक्यूल से वो टूट जाएगा बहुत सारे पीसेस में, और एक एंड फॉर्म अ न्यू डीएनए मॉलिक्यूल बना लेगा, यानी कि जो चाइल्ड की जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो पेरेंट्स की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन से नहीं मिलेंगी, ठीक है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे डीएनए जो था उसने पूरी तरह नया बना लिया है। और आप लिख सकते हो, एंड दिस टाइप ऑफ रेप्लिकेशन इज रेयरली इन नेचर, दिस टाइप ऑफ रेप्लिकेशन is rare, ठीक है, this type of replication is rare, वो क्या है, रेयर है नेचर में, इस तरह के जो रेप्लिकेशंस हैं वो क्या हैं, आपके रेयर है, ठीक है। तो ये थे आपके जो है रेप्लिकेशन आपने देखा क्या होता है, उसको डिस्कस किया। अब हम सेकंड टाइप चलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। सेकंड है ट्रांसक्रिप्शन, एक बार नोट डाउन कर लीजिए। चलिए सेकंड देखते हैं, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है अभी, ठीक है। तो हमने रेप्लिकेशन तो देखा, डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन, बस याद रखने का इतना तरीका है, डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। अब क्या होता है, कुछ जो बैक्टीरिया, एनिमल्स, प्लांट्स वगैरह होते हैं, उनमें क्या होता है, जो आपका है डीएनए वो प्रेजेंट होता है। अब डीएनए प्रेजेंट होता है तो वो क्या करता है, आरएनए को सिंथेसाइज कर लेता है। डीएनए से डीएनए तो बनता रहता है, वो सीक्वेंस अलग चल रही है, डीएनए से डीएनए की कॉपी बनती जा रही है, ठीक है, कॉपिंग ऑफ डीएनए, इसकी सीक्वेंस तो चलती रहेगी, उसके साथ साथ डीएनए क्या होगा, आरएनए का भी फॉर्मेशन कर लेगा। तो आप लिख सकते हो कि जो डीएनए है, यहाँ पे लिख सकते हो, DNA has the ability
हैज़ द एबिलिटी टू सिंथेसाइज RNA, वो क्या करता है, RNA को सिंथेसाइज करता है, and this process is known as transcription. यानी कि डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन और डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन. डीएनए हैज़ द एबिलिटी टू सिंथेसाइज आरएनए एंड दिस प्रोसेस इज नॉन एज ट्रांसक्रिप्शन. तो इसमें होता क्या है, क्या होगा ट्रांसक्रिप्शन में, डीएनए हैज़ द एबिलिटी टू सिंथेसाइज आरएनए एंड दिस प्रोसेस इज नॉन एज ट्रांसक्रिप्शन. तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन इन्वॉल्व्स द कॉपिंग ऑफ डीएनए सीक्वेंस into a complementary RNA called as mRNA. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मैसेंजर RNA ये बनाता है. ठीक है, अब ये क्या करता है, मतलब जो डीएनए की एबिलिटी है आरएनए को सिंथेसाइज करना, उसको तो बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए की जो सीक्वेंस चल रही है कॉपी करने की खुद को, इन्वॉल्व्स द कॉपिंग ऑफ डीएनए सीक्वेंस, इन्वॉल्व्स क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन इन्वॉल्व्स द कॉपिंग ऑफ डीएनए सीक्वेंस इनटू अ कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए. जो डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा था, डीएनए से डीएनए बने जा रहा था, ठीक है, इसको ये क्या करेगा, डीएनए से डीएनए बन रहा है और डीएनए बने जा रहा है, तो अब क्या होगा, डीएनए से एक बार आरएनए बन जाएगा. ठीक है, इसको बोलेंगे हम ट्रांसक्रिप्शन. डीएनए से डीएनए, फिर डीएनए कॉपिंग सीक्वेंस चल रही है आपकी, तो वही चल रहा है कि ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, कॉपिंग ऑफ डीएनए सीक्वेंस किस में कन्वर्ट हो जाती है, आरएनए में. जो आपकी कॉपिंग चल रही थी डीएनए से डीएनए बनने की, वो डीएनए आरएनए में कन्वर्ट हो जाता है, इसे हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन. इसमें क्या होता है, एमआरएनए. अब ये जो आपका ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसक्रिप्शन जो है सीक्वेंस का, ये क्या होगा, फॉलो करेगा सेम प्रिंसिपल. ठीक है, कौन सा, जो कि रेप्लिकेशन में आपका लगा था. ठीक है, फॉलोज सेम बेस पेयर प्रिंसिपल्स एज इन रेप्लिकेशन. अब जो ट्रांसक्रिप्शन है, जो ट्रांसक्रिप्शन है उसमें अब पूछा जाए कि डीएनए से डीएनए बना था, तो रेप्लिकेशन का हमने पूरा प्रोसेस देखा था, लेकिन डीएनए से आरएनए बन रहा है, तो इसका प्रोसेस क्या है, तो इसका प्रोसेस सेम ही है. जैसे आपने डीएनए का डीएनए प्रोसेस देखा, जहाँ पे जैसे बॉन्डिंग हुई थी, सेम वैसे ही होगा इसमें भी. फॉलोज द सेम बेस पेयर प्रिंसिपल्स एज इन रेप्लिकेशन. वही बेस पेयर बनेंगे जहाँ बन रहे थे उसमें भी, तो रेप्लिकेशन की तरह ही इसमें भी सेम वही जो आपका प्रोसीजर है वही आपका एप्लीकेबल होगा. ठीक है, तो आरएनए में सेम वही जो है आपका प्रिंसिपल फॉलो होगा. बस अंतर आएगा आपका, जो एडिनाइन है वो यहाँ पे थायामीन से नहीं जुड़ेगी, यूरेसिल से जुड़ेगी. क्यों, क्योंकि यूरेसिल ही यू में, आरएनए में तो यू प्रेजेंट होता है ना, टी नहीं होता है, यू प्रेजेंट होता है. तो यहाँ पे जो एडिनाइन है वो एडेनिन किससे जुड़ेगा, यूरेसिल से. ठीक है, बस ये अंतर है, बाकी कुछ अंतर नहीं है. आप लिख भी सकते हो, ओनली द डिफरेंस इज, क्या डिफरेंस है, ओनली द डिफरेंस इज ए टू यू. आपको भी याद रहेगा. ठीक है, ये वाला डिफरेंस है. चलिए
नेक्स्ट अब इसमें क्या देख सकते हैं हम, ट्रांसक्रिप्शन हो गया आपका, अब आएगा ट्रांसलेशन। थर्ड है आपका ट्रांसलेशन, एक बार नोट डाउन कर लीजिए। चलिए थर्ड देखते हैं आपका, थर्ड है आपका ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन अभी अभी हम पढ़ के आए हैं ट्रांसलेशन, तो हमें पता है कि जो ट्रांसलेशन होता है वो क्या होता है, जब आरएनए क्या करता है, डीएनए से डीएनए की कॉपी बन रही थी, वहाँ पे डीएनए से आरएनए बना, डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन, डीएनए से आरए का बनना ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से क्या बनना, प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन। तो आपने अभी देखा था कि आरएनए क्या करता है, आरएनए क्या करता है, सिंथेसाइज करता है प्रोटीन। तो आप लिख सकते हो कि आरएनए सिंथेसाइज प्रोटीन, आरएनए सिंथेसाइज प्रोटीन in the cytoplasm, in the cytoplasm, RNA synthesized protein in the cytoplasm, and this process is known as ट्रांसलेशन। और इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। आरएनए क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसाइज करता है, कहाँ पर करता है, वो भी साइटोप्लाज्म में करता है, और साइटोप्लाज्म में आरएनए सिंथेसाइज करता है प्रोटीन का, और इस प्रोसेस को ही बोलते हैं हम, एंड दिस प्रोसेस इज नॉन एज ट्रांसलेशन। इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, तो आपके तीनों आपके हो चुके हैं, यानी कि आपने फर्स्ट देखा था रेप्लिकेशन और सेकंड था प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस दो तरह से होगा। अब मैं इसका एक जो बता देती हूँ कंक्लूजन, मतलब ये तो आपका खत्म हो गया है बायोलॉजिकल रो, तीन थे आपको, तीनों बता दिया है। पहले रेप्लिकेशन होगा, फिर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होगा। ठीक है, तो एक आती है टर्म यहाँ पे देखिए, स्टार लगा के कर लीजिए। ठीक है, स्टार लगा के कर लीजिए इसको। कैसे, डीएनए से डीएनए बन रहा है। ठीक है, डीएनए से डीएनए बन रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, रेप्लिकेशन। डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन। ठीक है, अब डीएनए की सीक्वेंस तो चल रही है कॉपी की, लेकिन वहीं आपका डीएनए से क्या बन जाए, आरएनए बन जाए। ठीक है, डीएनए से बन रहा है आरएनए, इसे क्या बोलते हैं हम, ट्रांसक्रिप्शन। इसे क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन का सिंथेसाइज, प्रोटीन बनना, आरएनए से प्रोटीन बन रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, ट्रांसलेशन। याद रखने की ट्रिक है आपको ये, तो आपको ध्यान रहेगा, डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन। ठीक है, और एक बात और, अगर वापस से आपका आरएनए से डीएनए बन जाए तो क्या होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अगर वापस से आपका आरएनए से डीएनए बन जाए, तो इसे बोलते हैं हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, तो एक बार नोट डाउन करके लिख लीजिए, ये तो आपको याद रखने की ट्रिक है। ठीक है, याद रखिएगा, जो अभी तक पढ़ा है उसका एक तरह से समरी मान लीजिए, ऊपर जो हमने सारी डेफिनेशन पढ़ी है उसकी समरी एक बार नोट करके लिख लीजिए कि ये होता क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। तो अभी हमने देखा था कि कुछ वायरस ऐसे होते हैं जहाँ पे डीएनए प्रेजेंट ही नहीं होता, वहाँ पे क्या करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन या एज अ जेनेटिक मटेरियल कौन काम करता है, आरएनए काम करता है। ठीक है, आरएनए वहाँ पे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन परफॉर्म करता है, एज अ जेनेटिक मटेरियल वहाँ पे वर्क करता है। तो वहाँ पे डीएनए प्रेजेंट नहीं है, तो क्या करता है, कभी कभी आरएनए क्या करता है, डीएनए को सिंथेसाइज कर लेता है वहाँ पे, क्योंकि डीएनए तो वहाँ प्रेजेंट है ही नहीं, तो डीएनए को क्या करेगा, सिंथेसाइज कर लेगा। तो आरएनए से डीएनए का बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। तो ये सिर्फ वायरसेस में होगा। ठीक, तो आप लिख सकते हो इन वायरसेस, लिखो इन वायरसेस RNA can synthesize DNA. RNA can synthesize DNA
RNA can, in viruses, RNA can synthesize DNA, and this process is known as, transcription. And this process is known as reverse transcription. known as, यहाँ पे लिख देती हूँ, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. ठीक है, तो क्या होता है, डीएनए से रेप्लिकेशन हो रहा है डीएनए का, डीएनए से आरएनए में ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन. और कभी कभी वायरसेस में, जिन वायरसेस में डीएनए होता नहीं है तो वहाँ पे आरएनए होता है. आरएनए क्या करता है, डीएनए को भी सिंथेसाइज कर लेता है. इन वायरसेस आरएनए कैन सिंथेसाइज डीएनए एंड दिस प्रोसेस इज नॉन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. तो इसे ही हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. तो ये था आपका बायोलॉजिकल रोल ऑफ डीएनए और आरएनए. और आज ये यूनिट यहीं पे ख़त्म होती है आपकी केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड. कल से नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट होगी. अगर इस यूनिट से रिलेटेड कुछ रह गया हो बाय मिस्टेक तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. इसको नोट डाउन कर लीजिए. और आज की क्लास में इतना ही. थैंक यू.